8,000 दिन, 21 साल, 2 दहाइयाँ, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, जिसे तारीख के अंधेरों में दफन कर दिया गया। उसका जन्म आज भी एक राज है। कभी न्यूक्लियर साइंसदान, कभी दहशतगर्द, कभी 9/11 की साजिश का हिस्सा, कभी अलकायदा की हमायत, मगर सबूत कहीं नहीं। क्या आज की इनकलाबी टेक्नोलॉजी AI यानी मसनूई ज़हानत उसी रिजल्ट से बनी जिसकी वजह से अमेरिका आफिया के पीछे पड़ गया? मार्च 2003 कराची की एक सड़क से अगवा, फिर 5 साल तक बदराम जेल की तारीक कोठरियों में जहां जुल्म की इंतहा हुई, जहनी व जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और फिर एक ऐसा मुकदमा जहां सफाई का मौका तक न मिला। सिर्फ एक फैसला, 86 साल कैद। और वो 6 साल का सुलेमान कहाँ जो माँ की गोद से नोच लिया गया, वो जिंदा भी है या खाक हो चुका है, कोई नहीं जानता। एक बेटी जो कभी इल्म का चिराग थी, आज कार्जवेल जेल की संगीन दीवारों में दफन है। और बाहर वही कौम जो 8,000 दिन से बेहिसी की नींद सो रही है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में एक बरतानवी तरबियत याफ्ता न्यूरोसर्जन मोहम्मद साले सिद्दीकी और असमत फारूकी के यहाँ पैदा हुई। आफिया लोग 3 बहन भाई थे और आफिया तीसरे नंबर पर थी, यानी सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। आफिया जब पैदा हुई तो उनके बड़े भाई ने उन्हें मोहब्बत में सल्यूट किया और उनकी बड़ी बहन फौजिया ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। माँ बाप और बहन भाई इसे बहुत ज्यादा प्यार देते और उन्हें घर में आफिया के नाम से पुकारा जाने लगा। जो आफिया बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो अक्सर स्कूल जाते वक्त वो गाड़ी से उन गरीब बच्चों को देखती जो स्कूल ना जा रहे होते, काम वगैरह कर रहे होते या किसी ऐसी हालत में होते जो बाई से तरस हो। आफिया का दिल मचल उठता और वो अपनी वालदा को कहती कि वो इन बच्चों की मदद करना चाहती हैं। तो उनकी वालदा उन्हें कहती कि एक एक करके मदद करना तो मुश्किल है और जाहिर सी बात है ज्यादा पैसे भी चाहिए, तो तुम ऐसा करो कि इतनी बड़ी बन जाओ कि इन सब की मदद कर सको। इसी जज्बे को दिल में आफिया ने पैवस्त कर लिया। तालीमी रास्ते पर जमकर जोर लगाने लगी। आफिया बहुत ज़हीन थी। स्कूल वाले, घर वाले, रिश्तेदार सब आफिया की बला की जहानत पर हैरान होते। आफिया ने मैट्रिक और फिर इंटर किया। इसी दौरान इनके बड़े भाई अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम को देखते हुए उनके घर वालों ने उन्हें 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका भेज दिया ताकि वो कम से कम अपनी जहानत के मयार के मुताबिक तालीम हासिल कर सके। आफिया अपने भाई की सरपरस्ती में और स्कॉलरशिप मिलने पर अमेरिका टेक्सास आ गई। टेक्सास में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में आफिया ने अपनी तालीम का आगाज किया और नेशनल डीन्स लिस्ट में टॉप पर आई। इसके बाद MIT में स्कॉलरशिप मिल गई। ये यूनिवर्सिटी US न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट्स में अव्वल नंबर पर है। आफिया ने वहां BS किया और इसके बाद ब्रांडाइज जो कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी है वहां से सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ इमिटेशन पर PhD की। आफिया की बड़ी बहन ने जब उनसे पूछा कि ये तालीम आम अल्फाज में है क्या, तो आफिया ने कहा कि बच्चों की ज़हनी बर्दाश्त। और अगर इसे और आम अल्फाज में समझाया जाए तो बच्चे सीखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और इससे मजीद पेचीदगियां। यहाँ पर आपको एक और बात ज़हन नशीन करवाते चलें कि आफिया कुरान पाक की हाफिज़ा भी थी और उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक तफसीर यानी तर्जुमे के साथ याद किया था। अमेरिका में आफिया ने बहुत सी कामयाबियां समेटी और गैर मामूली और मौतजाना ज़हानत के झंडे गाड़ दिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च या फार्मूला बना लिया जिसका दुनिया में पहले तसव्वुर भी ना था। इसके अलावा आफिया सिद्दीकी ने बच्चों के जहन पर कई रिसर्चें की और कई थीसिस लिखे और इन्हें बड़े बड़े एजाजात से नवाजा गया। डॉक्टर आफिया पर एक और रिसर्च में पता चला कि डॉक्टर आफिया वो ज़हीन दिमाग रखने वाला इंसान है जो 300 साल में एक बार पैदा होता है। 9/11 और अफगान जंग के दिनों में वो पाकिस्तान अपने घर में ही रहती थी। आफिया जब अमेरिका ही थी तो अमेरिकी साइंसदानों ने अमेरिकी इंटेलिजेंस FBI को खबरदार कर दिया था कि इस पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट के पास ऐसा फार्मूला है कि अगर वह पाकिस्तान के पास चला गया तो अमेरिका को उससे बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि उस वक्त अमेरिका सुपर पावर था, वो जो चाहे वो ही कर सकता था। उसने एक तीर से 2 शिकार खेलने का सोचा। एक तो आफिया को पकड़ा जाए और उससे वो फार्मूला हासिल किया जाए जिसके बारे बड़े बड़े अमेरिकी साइंसदानों की राल टपक रही थी, और दूसरा ये कि 9/11 करवाने का इल्ज़ाम उसके सर ठहराया जाए ताकि दुनिया के सामने हम सुर्खरू भी हो जाएं और बयानिया बना लें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस 9/11 के मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब हो गई है। अमेरिका ने आफिया पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो अलकायदा का पार्ट है और वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, और आफिया हीरे का भी कारोबार करती है जिससे वो अलकायदा को सपोर्ट करती है, और आफिया बहुत बड़ी दहशतगर्द है।
خیر اس کا احسن جواب سینیٹر مشتاق احمد نے میرے ایک سوال میں دیا جو کہ انہی الزامات کے حوالے سے سوال پر تھا۔ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کہ وہ القاعدہ کا پارٹ تھی، اس کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا کہا گیا یہ ٹیرر کی ماتحری ہے، یہ القاعدہ موم ہے۔ وہ نہ القاعدہ موم ہے اور نہ ٹیرر ماتحری ہے، وہ ایک بے گناہ پاکستانی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکی عدالت میں ان کے اوپر جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے اس میں نہ 9/11 کا تذکرہ ہے، نہ ٹیرر فائنینسنگ کا تذکرہ ہے، نہ ایکسٹریمزم کا ہے، نہ ٹیررزم کا ہے، نہ 9/11 کا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی جب اپنے گھر سے اسلام آباد جا رہی تھی تو راستے میں کسی جگہ سے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، اور کچھ موٹر سائیکل سواروں نے اس کے گھر آ کر اس کی والدہ کو دھمکی دی کہ وہ اس حوالے سے منہ بند رکھیں۔ قصہ مختصر کرنے کے لیے یہاں میں جنگ اخبار کے کالم نگار محمد منصور خان کے کالم عافیہ صدیقی قیدی نمبر 650 کا سہارا لیتا ہوں۔ یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا جنہوں نے بعد ازاں اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کو مطلوب افراد پکڑ کر ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تو ان کو کافی عرصہ بگرام کی خفیہ جیل میں رکھا گیا۔ وہاں سے کوئی قیدی رہا ہوتا تو وہ باہر آ کر کہتا ہے کہ جیل میں ایک خاتون کی چیخوں کی آواز گونجتی ہے۔ 1 اگست 2008 کو لارڈ نذیر احمد جو برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں، ان کے لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری پر احتجاج سے عافیہ صدیقی کی بگرام کے خفیہ ترین قید خانے میں موجودگی منظر عام پر آئی، جس سے ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ 8 اگست 2008 کو ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے بند آنکھیں، سوجے ہونٹوں اور ٹوٹی ناک کے ساتھ سکڑ سمٹ کر لیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تصویر جاری کر دی۔ تصویر سے برسوں کا جسمانی تشدد صاف عیاں تھا۔ اس کے بعد پینٹاگون نے ہتھیار ڈال دیے اور قیدی نمبر 650 کی موجودگی کا اعتراف کیا، مگر کہا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نہیں ہے، کوئی اور خاتون ہے جس کو اس کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے۔ بگرام سے رہا ہونے والی ایک خاتون قیدی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تصویر دکھائی گئی تو اس نے یقین کے ساتھ اقرار کیا کہ یہی خاتون قیدی نمبر 650 ہے۔ اس نے بتایا کہ سزا اور تشدد کے ساتھ ساتھ اس قیدی کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے۔ افغانستان کی جیل میں فوجی اہلکاروں نے عافیہ پر 2 گولیاں چلائیں اور علاج کے بہانے انہیں امریکہ بھیج دیا۔ علاج کے لیے امریکہ بھیجے جانے والی عافیہ پر مزید من گھڑت الزامات لگا دیے گئے جس کی امریکہ پہلے ہی پلاننگ کر چکا تھا، یعنی یہ الزامات عافیہ کو قید کرنے کے جواز کے لیے کافی نہ تھے کیونکہ یہ تو من گھڑت تھے۔ ایک اور نئی چال چلی گئی کہ عافیہ نے جیل میں سیکورٹی اہلکار سے گن چھین کر 2 سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی جو اس وقت اس کے پاس تھے۔ بعد ازاں اس کو جواز بنا کر ستمبر 2010 میں جج برمن نے عافیہ کو 86 سال کی سزا سنا دی، جو کہ انسانی زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں قتل کی کوشش کی زیادہ سے زیادہ سزا 20 سال قید یا جرمانہ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عافیہ ایک کمزور جسم عورت جو 7 سال سے جبری جیل کاٹ رہی ہو، جس کی ٹانگوں میں 2 گولیاں لگی ہوں، وہ بھلا امریکی تربیت یافتہ فوجی اہلکاروں سے کیسے اسلحہ چھین سکتی ہے اور ان کو مارنے کا سوچ سکتی ہے؟ لیکن نشانہ صرف عافیہ کی وہ ریسرچ تھا جس کو کسی بھی طرح عافیہ سے اگلوانا تھا اور کسی بھی ممکن حربے سے اسے اپنے پاس قید میں رکھنا تھا۔ ایک اور انکشاف بھی بعد میں ہوا کہ امریکی سسٹم کی جانب سے ججوں کو جان کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھی کہ اگر عافیہ کو ریلیف دیا تو ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ کارزویل مشہور زمانہ امریکی جیل ہے جس میں دنیا کے سنگین ترین دہشت گرد لائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پاگل قیدیوں کو بھی رکھا جاتا ہے۔ کارزویل جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ایسے مظالم کیے جاتے رہے ہیں جن کا سوچ کر دل دہلا جاتا ہے۔ عافیہ کو معمول میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شدید جسمانی ٹارچر، استریاں لگائی جاتی ہیں، پنجروں میں بند کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جنسی زیادتی کی جاتی ہے، ابلتا پانی پھینکا جاتا ہے، منشیات کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ایسے غیر انسانی سلوک کیے جاتے ہیں جن کا تصور اور وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ وہ جیل ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا اور پکا قیدی جائے، اس جیل کے جبر سے 1 ہفتے میں سب کچھ اگل دیتا ہے۔ جیل حکام اس حوالے سے حیرت میں ہے کہ سنگین جسمانی اور ذہنی تشدد کے باوجود عافیہ صدیقی ٹوٹتی ہی نہیں۔ یہاں پر میں پھر محمد منصور خان کے کالم عافیہ صدیقی قیدی نمبر 650 کا سہارا لوں گا۔ انہوں نے لکھا کہ جس وکیل نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन और सेनेटर मुश्ताक अहमद की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात और इसकी रिहाई के तरीक कार की तरफ रहनुमाई की। वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले क्लाइव स्टीफोर्ड स्मिथ हैं जो अमेरिका में इंसानी हकूक़ की पामाली के नतीजे में गुआंतानामो बे जैसे अकूबत खानों से बेकसूर कैदियों की रिहाई के लिए किसी भी माली मुफनियत के बगैर उनके मुकदमात लड़ते हैं। वो बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ कई तंजीमों के रुकन रहे हैं। आफिया के वकील की हैसियत से डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद के हमरा वो फोर्ट वर्थ की जेल गए और उन्होंने आफिया से उसकी रिहाई के लिए सलाह मशवरा किया। पहले डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी यानी आफिया सिद्दीकी की बहन की मुलाकात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से करवाई गई। 20 बरस के दौरान आफिया सिद्दीकी की खानदान के किसी भी फर्द से ये पहली मुलाकात थी। कार्जवेल जेल में होने वाली इस मुलाकात में दोनों बहनों को दरमियान मोटा शीशा हाइल था। वो एक दूसरे से गले भी ना मिल सकी। जेल के मटियाले लिबास में मलबूस आफिया का ऊपर का एक दांत नहीं था। मुंह की एक तरफ जली हुई थी, इसी वजह से ठीक तरह से सुन भी नहीं पा रही थी। उन्हें उनके बच्चों की तस्वीर दिखाने की इजाज़त भी ना दी गई। बरसों की कैद, तन्हाई और तशद्दुद के सदमे के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बात भी मुश्किल से कर पा रही थी। फिर पहाड़ जैसी इस्तकामत रखने वाली आफिया सिद्दीकी बोली, मैं अपने वालिद, वालदा, आप और अपने बच्चों को रोज़ाना कई बार याद करती हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बहते आंसुओं के साथ वापस आ गई। इसी मुलाकात में होने वाली मजीद बातें ये भी हैं कि आफिया ने अपने सबसे छोटे बच्चे सुलेमान का सवाल किया कि वो कैसा है, तो उसे क्या मालूम कि उसका सबसे छोटा बच्चा, जी हाँ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 1995 में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अमजद मोहम्मद खान से शादी हुई थी जिससे 3 बच्चे थे। जब आफिया को अगवा किया गया तो उनका 5 साल का बेटा अहमद, 3 साल की बेटी मरियम और 6 महीने का बेटा सुलेमान थे। अहमद को 2008 में अमेरिका ने वापस कर दिया था और 2010 में मरियम को भी वापस कर दिया था, लेकिन आज तक सुलेमान की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है। फौजिया सिद्दीकी का दिल मचल गया और उन्होंने आफिया सिद्दीकी को मजीद रंज न देने का सोचकर कह दिया कि वो ठीक है। फिर आफिया ने अपनी माँ के बारे सवाल पूछा जो तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा पहले वफात पा चुकी थी, तो ये एक और कयामत बरपा सवाल था। मजबूर फौजिया ने ठीक है का जवाब दे दिया, लेकिन बाद डॉक्टर आफिया के वकील ने उन्हें बता दिया कि उनकी वालदा वफात पा चुकी है। मैंने इंट्रो में इंकिशाफ किया था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मौजूदा इनकलाबी टेक्नोलॉजी AI का दुनिया को तस्वर दिया। जी हाँ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जो बच्चों के दिमाग के लिए रिसर्च की कि वो सीखना, सोचना, लिखना, पढ़ना वगैरह कैसे जानते हैं, इसी रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत AI का दुनिया में तस्वर आया, जो चैट GPT और डीप सीक जैसे कई नामों से दस्तयाब है। पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया की कैद को लेकर फिरका वाराना फसादियों ने खुशियाँ भी मनाई और बैकडोर आफिया की रिहाई के खिलाफ साजिशें भी की, और बाज़ हुक्मरानों ने तो ये भी चाहा कि आफिया अमेरिका से मर कर वापस आए ताकि उन पर लगे सया दाग कभी आया ना हो। लेकिन इंसानियत पसंद हर इंसान के सीने में दर्द है। किसी ने आफिया को माँ कहा, किसी ने बेटी और किसी ने बहन कहा, लेकिन बदकिस्मती से डिक्टेटर मुशर्रफ जैसे हुक्मरान ने आफिया को अमेरिका के हाथों बेचा। इसके बाद आफिया को कोई वापस लाने वाला नहीं आया। आफिया के अगवा के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की तारीख में जितने भी हुक्मरान आए, सब ने उनके अहले खाना से आफिया को वापस लाने का वादा किया, लेकिन न जाने कौन से खौफ से हुक्मरानों के होंठ सिल जाते हैं। आफिया अब अपने घर की 4 दीवारी के अंदर का मसला नहीं रही, बल्कि पूरी कौम की और पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार का मसला बन चुकी हैं। आज 22 फरवरी 2025 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बेगुनाह कैद किए हुए 8000 दिन हो चुके हैं।